ये देखिए, बाय का यूज कब नहीं किया जाता। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो देखिए क्या होता है, न्यूज़पेपर अपने बहुत सारे सेंटेंसेस पैसिव फॉर्म में लिखता है, पर उसके साथ बाय उसके साथ बाय लिखा नहीं होता है। अब हमारी नजरें बाय ढूंढती हैं पैसिव में। अब चूंकि वहां बाय नहीं लिखा है तो हमारा ब्रेन इस बात को समझने को तैयार नहीं होता कि यह सेंटेंस पैसिव है। जब हमारा ब्रेन इसको समझने को तैयार नहीं होता तो हमसे उसका मीनिंग नहीं निकलता, तो फिर हम कुछ का कुछ मीनिंग निकालते हैं उसका, और कुछ देर बाद हमें लगता है कि काफी कठिन लिखा हुआ है, मुझे इसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा ही होता है। यस, वेरी नाइस, ऐसा ही होता है। तो आज पहली बार समझते हैं कि किस तरह के सेंटेंसेस में हम बाय नहीं लगाते हैं। बाय का यूज कब नहीं किया जाता? पहला रीजन, जब सब्जेक्ट वेल नोन हो, मतलब हम अच्छे से जानते हो कि ये जो काम किया जा रहा है ये किसके द्वारा किया जा रहा है, मतलब इसका सब्जेक्ट कौन है। इसलिए हम इस सेंटेंस में बाय के बाद सब्जेक्ट नहीं लिखते, क्योंकि वहां क्या मामला है, वेल नोन वाला मामला है, हम अच्छे से जानते हैं कि सब्जेक्ट कर्ता कौन है। दूसरा सेंटेंस, जब सब्जेक्ट अननोन हो, अननोन मतलब जब हम जानते ही ना हो कि यह काम किसने किया है, मतलब कर्ता हमारे लिए अननोन हो, हम कर्ता को नहीं जानते हो, तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम बाय के बाद पैसिव नहीं लिखते हैं। दोनों चीज समझ में आई आपको? एग्जाम्पल से समझेंगे हम इसको। देखिए, बुक्स आर रिटर्न इन मेनी लैंग्वेजेस, यहां इन्हें लिखा है ना, तो बुक्स आर रिटर्न इन मेनी लैंग्वेजेस, ये जो पार्ट है बुक्स आर रिटर्न, ये पैसिव है। ये जो पार्ट है बुक्स आर रिटर्न, ये पैसिव है, लेकिन इसके बाद बाय नहीं लिखा है, आगे लिखा है इन मेनी लैंग्वेजेस, कई भाषाओं में। ठीक, अब इसका बाय कहां गया, हमने क्यों हटा दिया? क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि बुक्स किसके द्वारा लिखी जाती है। वेरी सिंपल वन, आप भी जानते हैं, राइटर्स के द्वारा, ऑथर्स के द्वारा। तो क्या हम इसमें ऐसा लिखें कि बुक्स आर रिटर्न बाय राइटर्स या बाय ऑथर्स इन मेनी लैंग्वेजेस? कैसी अजीब सी बात होगी कि पुस्तकें लिखी जाती हैं लेखक के द्वारा, तो लेखक पुस्तक नहीं लिखेंगे तो और कौन लिखेंगे, है ना। तो ये वेल अंडरस्टूड वाला मामला है, हम अच्छे से जानते हैं यहां कि ये बुक्स कौन लिख रहा है, इसलिए हमने बाय लिखना उचित नहीं समझा। दूसरा सेंटेंस, रूम इज क्लीन्ड एवरी डे, रूम की सफाई रोज की जाती है। अब हम सब जानते हैं कि रूम की सफाई किसके द्वारा होती है, इसलिए फिर हमने यहां यह मेंशन नहीं किया कि रूम की सफाई किसके द्वारा होती है। इस सेंटेंस में हमने बाय नहीं लगाया। अगला सेंटेंस, अब हम बात करेंगे अननोन, जब सब्जेक्ट कर्ता हमारे लिए अननोन हो, जैसे ओलंपिक गेम्स आर ऑर्गेनाइज्ड एवरी 4th ईयर। ओलंपिक समझते हैं आप? टीवी में आपने देखा होगा ओलंपिक गेम्स होते हैं, उसमें रेस होती है, ये होता है, बहुत सारे तरह के गेम्स होते हैं, इंडिया को मेडल्स भी मिलते हैं उसमें। आजकल मेडल मिलना शुरू हो गए हैं इंडिया को भी, है ना। तो उस ओलंपिक गेम्स में वो जो ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कौन सी समिति है जो उसको ऑर्गेनाइज करती है, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है, अननोन है हमारे लिए। वो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ओलंपिक गेम्स। यस, तो ये जो पोर्शन है ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज्ड, ये पैसिव वॉइस है, लेकिन हमने इसमें आगे बाय नहीं लिखा क्योंकि हमारे लिए यहां पर सब्जेक्ट अननोन है, इसलिए यहां से हमने बाय हटा दिया है, मतलब बाय के बाद सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया। एक और सेंटेंस देखते हैं, मूवीज आर रिलीज्ड ऑन एवरी फ्राइडे। मूवी तो आप देखते ही हैं, है ना, तो मूवीज आर रिलीज्ड ऑन एवरी फ्राइडे, हर फ्राइडे को मूवी रिलीज की जाती है। अब कौन रिलीज करता है, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो मूवी रिलीज करती है, हमें उससे क्या मतलब, हमें किससे मतलब, हमें मूवीज से मतलब, हमें हीरो से मतलब, हमें हीरोइन से मतलब, हमें विलेन से मतलब, स्टोरी से मतलब। यस, तो हमें किससे मतलब है, हमें मूवीज से मतलब है। ये जो सेंटेंस लिखा है मूवीज आर रिलीज्ड, ये पैसिव है, पर इसमें बाय नहीं लिखा। यही कारण है कि न्यूज़पेपर में जब सेंटेंसेस लिखे होते हैं तो या तो वहां सब्जेक्ट वेल नोन होता है या अननोन होता है, तो वहां पर फिर हमें बाय नहीं लिखा मिलता। हां, लेकिन अगर कहीं यह बताना जरूरी हो कि यह काम किसने किया है, कौन है जो यह काम कर रहा है, अगर सॉरी स्पेसिफिकली हमें बताना हो तो फिर हमें वहां पर बाय लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक आपने समझा कि किन दो केसेस में, किन दो परिस्थितियों में हम पैसिव वाले सेंटेंस में बाय के बाद सब्जेक्ट नहीं लिखते, बाय लिखा नहीं होता। पहला, जब सब्जेक्ट वेरी गुड वेल नोन हो,
हम अच्छे से जानते हो कि सब्जेक्ट कौन है, और दूसरी बार जब सब्जेक्ट अननोन हो, हम जानते ही ना हो कि यह काम किसने किया, हमें किससे मतलब हो, उस काम से मतलब हो। बहुत बढ़िया सीख रहे हैं आप, पूरा ध्यान लगा के रखिए, कहीं जाइएगा मत, हिलिए मत, समझिए। ये पैसिव बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इसको बहुत लॉजिकली सीखेंगे। अभी तो हमने पैसिव के सेंटेंस बनाना सीखा ही नहीं, जो कि हमारे लिए बहुत कठिन बात है। उसको हम बहुत आसानी से, बहुत एकदम लॉजिकल वे में सीखेंगे, ताकि सारी जिंदगी ना, पूरी लाइफ हमारे अंदर इस ब्रेन में रहे कि हमने आखिर पैसिव बहुत लॉजिकली सीखे थे। मजा आ रहा है आपको? एंजॉय कर रहे हैं आप? कंसेप्चुअल है या नहीं है? वेरी गुड, लगे रहिए, हम और इसको कंसेप्चुअली देखेंगे आगे। यहां तक हमने देखा कि आखिर बाय क्यों नहीं यूज किया जाता। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पैसिव के बारे में, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। नाम कुछ सुना सुना लग रहा होगा आपको। अच्छा, कुछ लोगों को तो सुना हुआ भी नहीं लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वर्ब तो सुना हुआ है। वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं? वेरी गुड, सबको मालूम है। बेसिकली 3 फॉर्म्स होते हैं, 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। यस, और एक होता है आईएनजी फॉर्म। इस तरह के होते हैं। अच्छा, वर्ब को हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं? अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। वर्ब्स को हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं? देखिए, हमने क्या किया, जिन्होंने ग्रामर बनाई उन्होंने क्या किया, वर्ब्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। ऐसे उन्होंने एक लाइन खींची, यस, कुछ वर्ब्स को उन्होंने इस तरफ लिख लिया, कुछ वर्ब्स को उन्होंने उस तरफ लिख दिया। यस, इस तरफ लिखी हुई वर्ब्स को उन्होंने कह दिया साहब ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और उस तरफ जो वर्ब लिखी उनको कह दिया ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। आपका कंफ्यूजन अब थोड़ा, मतलब क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, आपको लग रहा है अच्छा बताइए बताइए क्या है ट्रांजिटिव और क्या है इनट्रांजिटिव। चलिए अब हम देख लेते हैं कि क्या है ट्रांजिटिव और क्या है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिन्हें कंप्लीट मीनिंग के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिन्हें अपना कंप्लीट मीनिंग देने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आई प्ले या ही ईट्स या दे डू। ये जो वर्ब्स लिखी हुई हैं, आई प्ले या ईट्स या डू, ये अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पा रही हैं। क्यों? क्योंकि इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है। ये आई प्ले यहां लिखा होना चाहिए कुछ, लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, चेस। अरे हम क्या खेलता हूं मैं, वो तो बताना पड़ेगा। तो विदाउट ऑब्जेक्ट ये प्ले जो वर्ब है वो अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पा रही। ऐसा लिखा है ही ईट्स, वो खाता है क्या, तो वो तो बताना पड़ेगा। वो ही ईट्स मैंगो, ही ईट्स चॉकलेट, ही इज मैगी, ही ईट्स दैट, वो क्या खाता है। तो बिना ऑब्जेक्ट लिखे ये वर्ब्स अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाती। यस, जैसे दे डू व्हाट, यहां हमें लिखना होगा कि वो क्या करते हैं। मतलब बिना ऑब्जेक्ट लिखे ये जो वर्ब्स हैं, इस तरह की बहुत सारी वर्ब्स हैं, ये क्या करती हैं, अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाती। इन्हें कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब इस तरह की वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। यस, देखिए क्यों पड़ती है ऑब्जेक्ट की जरूरत, वो भी मैं आपको समझाता हूं। सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है। ट्रांजिटिव वाली वर्ब में क्या होता है, सब्जेक्ट उस वर्ब को, उस एक्शन को किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर परफॉर्म करता है। ठीक है, सब्जेक्ट उस एक्शन को किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर परफॉर्म करता है। मतलब हमें यहां ऑब्जेक्ट चाहिए, यहां ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यस, तभी वो एक्शन उसके ऊपर हो पाएगी। जैसे हमने लिखा आई प्ले फुटबॉल, तो खेलने का काम किसके ऊपर हो रहा है, फुटबॉल के ऊपर हो रहा है, तो फुटबॉल तो चाहिए सेंटेंस में। इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट जरूरी होते हैं। अगर आपने हिंदी पढ़ी हो तो बहुत अच्छे से वहां सिखाया गया था हमें, और इनके नाम, किसके, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब के नाम बहुत लॉजिकल थे। देखिए समझिए क्या लिखा था, उसमें लिखा था सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया।
अब इसको समझिए जरा। स का मतलब होता है विथ और कर्म का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। हिंदी में कितना लॉजिकल नाम लिख रखा गया। विथ ऑब्जेक्ट मतलब वो क्रियाएं, वो वर्ब्स जो ऑब्जेक्ट के साथ आती हैं, उसको हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। हिंदी में आपने जरूर पढ़ा होगा अपनी स्कूलिंग में, सकर्मक क्रिया। तो स मीन्स विथ, कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट। फिर याद रखिए, ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया, वो वर्ब्स, वो क्रियाएं हैं जिनके आगे ऑब्जेक्ट लगता है, जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, बिना ऑब्जेक्ट जो अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाती। ठीक, ये आपको समझ में आया ट्रांजिटिव वर्ब। अब बात करते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिन्हें कंप्लीट मीनिंग देने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आई स्माइल या ही लाफ्स या दे रन, है ना। समझिए, आई स्माइल। अब इस वाले सेंटेंस में ये जो स्माइल वर्ब है, इसको यहां आगे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। देखिए, आई प्ले में फुटबॉल की जरूरत थी, वहां ऑब्जेक्ट की जरूरत थी, क्योंकि प्ले जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन स्माइल, आई स्माइल, मैं मुस्कुराता हूं तो मैं मुस्कुराता हूं, मुझे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, या स्माइल को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ऐसे ही लाफ्स, वो हंसता है तो वो हंसता है। ऐसे ही दे रन, वे दौड़ते हैं। इस तरह की वर्ब्स जो होती हैं, इसे हम कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, हिंदी में हम इसको कहते हैं अकर्मक क्रिया। यहां भी बहुत लॉजिकल नाम रखा गया। आ मीन्स विदाउट, आ मीन्स विदाउट, कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट। वो क्रियाएं जो कर्म के ऑब्जेक्ट के बिना आती हैं, जैसे स्माइल, जैसे लाफ, जैसे रन एंड सो मेनी, इसको हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया में क्या होता है वो देखिए, इसमें सब्जेक्ट उस एक्शन को खुद के ही ऊपर परफॉर्म कर लेता है। ट्रांजिटिव में क्या किया था, सब्जेक्ट ने उस एक्शन को ऑब्जेक्ट के ऊपर परफॉर्म किया था। लेकिन इन ट्रांजिटिव में क्या हुआ, सब्जेक्ट ने उस एक्शन को खुद के ऊपर परफॉर्म कर लिया। जैसे आई स्माइल, मुस्कुराने का काम मैंने खुद ही किया। ही लाफ्स, हंसने का काम उसने खुद ही किया। दे रन, दौड़ने का काम उन्होंने खुद किया। वहां ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं थी। तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझाना था, इसलिए यह सब आपको बताया गया कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या हैं। अब समझिए क्या कंसेप्ट था। कंसेप्ट यह था कि इनट्रांजिटिव वर्ब के पैसिव नहीं बनते हैं। याद रखिए इस बात को, इनट्रांजिटिव वर्ब्स के पैसिव नहीं बनेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस की पहली कंडीशन है ऑब्जेक्ट। उसे ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है ना, क्योंकि हम पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं। जब ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो इंपॉर्टेंस किसको देंगे हम। इसलिए इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिए कि इनट्रांजिटिव वर्ब्स के पैसिव नहीं बनाए जाते। मतलब इस तरह का जो सेंटेंस है, इसके पैसिव नहीं बन सकते। यहां तक क्लियर हुआ आपको, समझ में आया कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है, और हिंदी में कितना लॉजिकल नाम रखा गया था, सकर्मक क्रिया, है ना, और अकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। सो इनट्रांजिटिव वर्ब्स के पैसिव नहीं बनते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। एक और कंसेप्ट है, आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है, क्योंकि हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो जितने भी कंफ्यूजन थे, क्योंकि हम इस पर्टिकुलर फील्ड में कई सालों से हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिखाया, बहुत सारे लोगों को सिखाया, और सिखाते सिखाते समझ में आया कि किस तरह का कंफ्यूजन आता है आप लोगों को। उन सारे कंफ्यूजन को हमने लिया और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश की। ये कंफ्यूजन है पैसिव में जो बच्चों को आता है, वो ये है प्रीपोजिशन, कि यदि सेंटेंस में प्रीपोजिशन हो तो प्रीपोजिशन वाले पार्ट के पहले वाले पार्ट का ही पैसिव बनता है। सेंटेंस से समझिए, देखिए हम देखते हैं, जैसे वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क। यहां एक सेंटेंस लिखा गया, वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क।
अब इसका अगर पैसिव बनाने का कहा जाए आपको, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन आएगा। कैसा कंफ्यूजन आएगा कि इसमें ऑब्जेक्ट बटर है या मिल्क है। कंफ्यूजन आएगा कि नहीं आएगा? वेरी गुड, आएगा कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें बटर ऑब्जेक्ट है या मिल्क ऑब्जेक्ट है। तब हमें यहां पर यह वाला फंडा याद रखना पड़ेगा कि यदि सेंटेंस में प्रीपोजिशन हो, जैसे कि फ्रॉम एक प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के पहले वाले पार्ट का ही पैसिव बनता है। मतलब ये जो पार्ट है इसका ही पैसिव बनेगा। और वैसे भी पैसिव बनाने के लिए हमें केवल 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरी होती है वर्ब, तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। तो जब हम इस सेंटेंस का पैसिव बनाने जाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए सॉरी, है ना, देखिए इसको हम देखते हैं कैसे बनेगा। इसका सेंटेंस पैसिव बनेगा, बटर इज मेड बाय अस फ्रॉम मिल्क। हम फ्रॉम मिल्क को बाय के इधर भी लिख सकते हैं, बाय के उधर भी लिख सकते हैं, है ना। सुनिए ध्यान से, बटर इज मेड बाय अस फ्रॉम मिल्क या बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क बाय अस, दोनों ही सेंटेंस सही हैं। हम एक और सेंटेंस से इसको देख लेते हैं कि आखिर ये क्या है। देखिए अगला सेंटेंस हमारा ये रहा, दे रीड बुक्स फॉर नॉलेज। दे रीड बुक्स फॉर नॉलेज। अब ये फॉर यहां प्रीपोजिशन है, यहां से हमने सेंटेंस को ब्रेक किया। हमारे पास ये रहा सब्जेक्ट, ये रही वर्ब, ये रहा ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बनेगा, बुक्स आर रेड फॉर नॉलेज बाय अस, बाय देम, या बाय देम फॉर नॉलेज। दोनों तरह से हम सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। तो जो कंसेप्ट हम आपको यहां सिखाना चाह रहे हैं वो ये है कि अगर सेंटेंस में प्रीपोजिशन आती है तो वहां से सेंटेंस को ब्रेक करके हम सेंटेंस के पहले वाले वर्ड का पैसिव बनाते हैं। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात यहां नोट कर लीजिए, वो ये कि कई बार वर्ब जो प्रीपोजिशन है वो उस सेंटेंस में फिक्स होती है, वर्ब के साथ ही लगी होती है। कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हम बाद में देख लेंगे, है ना, आगे आने वाले वीडियोस में, कि वहां पर फिर वो जो प्रीपोजिशन है वर्ब के साथ लगी होगी, तो फिर उसमें ये वाला रूल अप्लाई नहीं हो पाएगा। चलिए यहां तक हमने पैसिव के बारे में जाना, पैसिव क्या होता है, पैसिव क्यों बनाना पड़ा, है ना, और एक्टिव पैसिव में आखिर डिफरेंस क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। ठीक, ये सारी चीजें हमने सीखी। एक और जो बात बहुत इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है हमेशा। ये बिल्कुल नोट कर लीजिए बात कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, कौन सा, थर्ड फॉर्म। गॉन, डन, स्पोकन, है ना, फिनिश्ड, ये ऐसा थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक, तो पूरी की पूरे पैसिव वॉइस के जो सेंटेंस होते हैं उसमें हर बार क्या होगा, चाहे वो सेंटेंस प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, कंटिन्यूअस हो, सिंपल हो, परफेक्ट हो, उसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा होगा। यहां तक क्लियर आपको? ये था पैसिव का इंट्रोडक्शन।